नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम नायका अग्रवाल है। मैं कनेक्ट की फाउंडर हूँ। पिछले 7 सालों से वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का ग्रुप चल रहा है, अब ऑल इंडिया है। हम 20 सिटीज़ में अपना प्रेजेंस रखते हैं। 1200 प्लस मेंबर्स हैं हमारे। आज हमारे साथ हमारी मेंबर हैं सुजाता कालरा जी, वो हैं वडोदरा से। तो वेलकम सुजाता जी। धन्यवाद नायिका जी। प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू एवरीवन। श्योर। मैं कपड़ों पर कहानियाँ लिखती हूँ, भारत के धरोहर को जीती हूँ। नमस्कार, मैं सुजाता कालरा, फाउंडर रेबे एंड टूलिप इंडिया। आई एम अ मैनेजमेंट ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली with a corporate experience of 10 years. Last assignment has been head HR, and I think business or to enter into business has been always since my MBA days my passion. Fantastic. Welcome to Connect podcast. Thank you so much, Naika ji, for giving me this opportunity. And that too so early, since I have joined you for in last 2-3 months, I suppose. कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस अभी तक? So far so good. So far so good. Fantastic. So आप करते क्या हो एग्जैक्टली? आप ट्रेडिशंस को में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, क्या डिज़ाइंस हैं आपके पास? मैं हाथ से बनी चीज़ों में डील करती हूँ। मैं 3 आइकॉनिक जो इंडिया के धरोहर में से 3 आइकॉनिक जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें स्पेशलाइज करती हूँ। जब मैं 3 आइकॉनिक प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ तो एक है अजरक, चिकनकारी, फुलकारी। ये वो कला की फॉर्म है जो सदियों पुरानी है, कम से कम 300-400 पुरानी है। और द ब्यूटी ऑफ ऑल दीज प्रोडक्ट्स इज़ मेजरली 80-90% इज़ बाय द वुमेन फॉर द वुमेन। फैंटास्टिक। इसमें भी फेक आता है क्या? बहुत। आई थिंक आपने ये क्वेश्चन मेरे से काफ़ी पहले पूछ लिया। इनफैक्ट मेरे करियर में, मेरे लाइन में, मेरे बिजनेस में अगर मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है तो फेक को ओरिजिनल से कंपेयर करके ओरिजिनल क्यों महंगा है ये एक्सप्लेन करना वन ऑफ माय डिफ़िकल्ट चैलेंजेस। और मार्केट है, मार्केट में हर तरीके की चीज़ें आएंगी, पर मेरे को लगता है कि इन 3 कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स है जिन धरोहर में मैं डील कर रही हूँ उनमें अपने आप में इतना दमखम है कि वो अपने आप में अगर अकेले भी खड़े हैं तो भी बड़े प्यार से अपने आप को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मतलब चिकनकारी में भी फेक आता है? जी बिल्कुल मशीन का आता है। और आप ये मान के चलिए कि चिकनकारी में भी फेक आता है, उसमें भी काम का भी उसका लेवल अलग अलग होता है और काम के लेवल के हिसाब से उसका पैसा तय होता है। तो मशीन, मैं जिन कैटेगरी में मैं डील कर रही हूँ मैं शायद बल्क में कभी भी केटर नहीं कर पाऊंगी। अच्छा। मैं वॉल्यूम में कभी भी नहीं खेल पाऊंगी, क्योंकि वॉल्यूम को केटर करना इस इंडस्ट्री में शायद पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हाथ का काम है और हाथ का काम है और एक काम 20 से 25 दिन लेके बन रहा है। लेकिन उसकी खूबसूरती अलग ना, आई मीन इट कैन नेवर बी कॉपीड, क्योंकि वो हाथ से नहीं हार्ट से बना है ना। अरे वाह। और आप बहुत ही सक्सेसफुल भी हो अपनी फील्ड में। 2 साल ही हुए हैं आपको चालू किए, लेकिन आप बहुत सक्सेसफुल हो ऑलरेडी अपनी फील्ड में। तो इस सक्सेस के पीछे क्या कारण? कहने के लिए मोटे तौर से मैं 2 साल से हूँ। जब मैंने MBA किया तो मैंने सबसे पहले MBA में स्पेशलाइजेशन भरा जाता। जब आप रेगुलर MBA करते हैं तो स्पेशलाइजेशन भरा जाता है। तब मैंने एंटरप्रेन्योरशिप डाली थी। आई एम मैरिड टू अ रिच मैन, आई डू नॉट कम फ्रॉम अ रिच बैकग्राउंड। तो वहाँ पे उस समय पे मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास उतने पैसे नहीं होंगे अपने सपनों को फुलफिल करने का। तो मैंने अपना स्पेशलाइजेशन वहाँ पे चेंज करा। मैंने ह्यूमन रिसोर्सेज रखा कि लोगों को समझ लूँ, धंधा तो समझ ही लूँगी। अच्छा। तो आप मान के चलिए 2009 में मैंने शायद चाय के टपरी में अपने दोस्त के साथ बैठ के दिल्ली यूनिवर्सिटी के चाय के खोखे में एक सपना देखा कि आज नहीं तो कल कोई साथ दे तो उसे साथ ले, कोई साथ ना दे तो भी अकेले धंधा तो मैं करूँगी। अच्छा। उन तमाम सालों में 2009 से लेकर आज 2025 में हम बैठे हैं, 2020 तक मैंने सिर्फ कमाया और बैंक में इकट्ठा किया ताकि मैं घर पे जाऊं तो मैं धंधा करना चाहती हूँ ये कहूँ, मैं बिजनेस करना चाहती हूँ ये कहूँ, तो मेरे पति या मेरे फैमिली वाले ये नहीं कहें कि पैसे कहाँ से आएंगे। पैसे मेरे पास हैं, मैं काम करना चाहती हूँ, अपना काम करना चाहती हूँ, मैं किसी और की नौकरी नहीं करना चाहती। एंड ऑफ दी स्टोरी, मेरे पास पैसे हैं। तो इसी जज्बे के साथ मैं सालों साल सिर्फ
अपने सेविंग अकाउंट में पैसे सेव ही करती रही कि एक फिगर था टेंटेटिव, मैं इतने फिगर को कर लूँगी तो मैं नौकरी छोड़ दूँगी। आई थिंक उसी मिशन में मैं लगी रही। कहने के लिए 2 साल है, क्योंकि इसमें मेरा हार्ड अर्न खून पसीने की मेहनत लगी है, तो मैं कुछ भी छोड़ नहीं सकती थी। मैंने सारे पॉसिबल रिस्क को फोर्सी करके इस काम में घुसी हूँ। तो अपने खुद के पैसे जाते हैं तो दर्द होता है, काफ़ी तकलीफ़ होती है, और वो भी हार्ड अर्न, बहुत गालियाँ सुन के कमाया होगा, तो वो ऐसे तो नहीं जाने दूंगी। तो मेरे पास मेहनत करने के अलावा कोई रास्ता है नहीं। और मैं अपने पति या मेरे इन लॉ से, जो अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, उन्होंने जो कुछ मैं हूँ उन्हीं की वजह से हूँ, पर मैं पैसा नहीं मांग सकती। मैं किसी से हाथ फैला के ये नहीं कह सकती कि मेरे को साड़ी ये लेनी है, आप मेरे को पैसा दीजिए। लेकिन अभी आपने मुझे थोड़ी देर पहले, जब अपन ये पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे, तो आपने कहा था आप एक गो गेटर हो, आपको दरवाजे पे नॉक करने में शर्म नहीं आती। तो फिर क्यों अपने पति के पास मांगने में शर्म नहीं आती और कस्टमर से मांगने में शर्म आ जाती, नहीं आती? नहीं, वहाँ पे मैं ये बिना कुछ करे मैं कहूँ कि मेरे को मैक की लिपस्टिक खरीदनी है, आप मेरे को पैसा दो, वहाँ पे हाथ फैलाने में, और किसी के पास जाके कि मैं आपसे सीखना चाहती हूँ, बिजनेस के गुर सीखना चाहती हूँ, आप मेरे को सिखाओ, उसके लिए दरवाज़ा खटखटाने में, वो जो मैंने आपको चाहिए था मैंने वो डिलीवर करा, उसमें मेरा मेहनत लगी है, उसके पैसे मांगने में मेरे को मेहनत नहीं है। मेरे को फजूल का पैसा जिसमें मेरी मेहनत नहीं है उसका पैसा मांगने में जोर है। ओके। आप इसको सेल्फ रिस्पेक्ट कहिए या इसको आप फीमेल ईगो कह लीजिए, ये है मेरे अंदर, तो शायद यही मेरा वजूद का कारण भी है, मैं नहीं मांग सकती। आज की फीमेल एंटरप्रेन्योर को कौन सी स्किल्स आनी चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए बिजनेस में? आज के फीमेल एंटरप्रेन्योर को घर से बाहर निकलना, सबसे पहले घर से बाहर निकलने की हिम्मत चाहिए। रास्ता कहाँ होगा, कैसा होगा, आप थोड़ा चलिए, आगे का रास्ता आगे चल के मिलेगा। पहले घर से निकलिए, दरवाजे वहाँ खुल जाएंगे। तो स्किल्स के वाइज तो आपको टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है आपको वो आना चाहिए। आपका बेसिक माइंड अगर ख़राब से ख़राब परिस्थिति भी है, क्या आप उसमें रुकी घड़ी में 2 वक्त समय सही बताता है ना, आपके वो ख़राब परिस्थिति में 2 पॉजिटिव एस्पेक्ट ढूंढ सकते हो, तो बुरे वक्त में भी आप निकाल लोगे। ये सिर्फ हमारी दिमाग की कंडीशनिंग है और थोड़ा सा मेहनत करने का वो है, और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन इज़ द प्लेस दैट टेक्स यू नोवेयर। उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, बाकी रास्ते पैसे मिल जाएंगे, लोग मिल जाएंगे, गाइडेंस मिल जाएगी, नॉलेज आप सीखना चाहो तो आपको सिखाने वाले मिल जाएंगे। कोई नहीं भी सिखा रहा है, ChatGPT सिखा देगा, कोई और AI सिखा देगा। आप सीखने के लिए आतुर तो बनी है। ट्रू, वेरी ट्रू। आप बता रहे थे कि आपके पास ऑथेंटिक चीज़ें हैं, हाथ से बनी हुई, तो आप आपके जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी ऑथेंटिसिटी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जब भी मेरे लिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जब भी हम हाथ की बनी हुई चीज़ की बात करेंगे तो वो परफेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हाथ से बना है, मशीन का नहीं बना हुआ है। थोड़ा टूटा फूटा होना, थोड़ा इनपरफेक्शन होना लाइफ में ब्यूटी ऐड करता है। और मैं इस चीज़ में फर्मली बिलीव करती हूँ। और जब भी आप मेरे जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स होंगे, आप उनको उल्टा करके देखेंगे तो धागा कभी सिमेट्रिकल नहीं होगा। धागा का क्रिस क्रॉस होना मतलब वो हाथ से बना है, और हाथ कभी इधर भी गया है, कभी उधर भी गया है, उसको कैलिब्रेशन नहीं मिला है, उसको एक इंस्ट्रक्शंस नहीं मिला है, वो रोबोट नहीं है कि वो सेट पैटर्न पे चलेगा। तो ये आपका सबसे बड़ा पहचान ये है कि धागा का चिकनकारी और फुलकारी में ऑथेंटिक होना, ये धागा का क्रिस क्रॉस होना, ये सबसे बड़ी पहचान है। और अजरक में एक स्क्रीन प्रिंट होता है जिसको हम केमिकल डाइज बोलते हैं मार्केट में, और एक नेचुरल डाइज होता है। अगर कहीं पे भी परफेक्शन नहीं है, मतलब हल्का भी अपने ओरिजिनल जगह से थोड़ा इधर उधर ब्लीडिंग हो रहा है, भैया उसने ब्लॉक से काम किया है, मल्टीपल उसी जगह पे ब्लॉक गया है, ह्यूमन एरर आप कह दीजिए, या ह्यूमन इधर उधर हो सकता है। तो जहाँ पे सपाट लाइन मिलेगी वो स्टेंसिल से बनी है, उसमें कोई उसमें आपको इनपरफेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी मतलब इन परफेक्शन से जब मशीन काम करेगी तो परफेक्शन के साथ ही करेगी। तो जब भी कलर का थोड़ा बहुत इधर उधर होना आपको दिखाई दे अजरक में, दैट मीन्स आप आंख बंद करके बेझिझक देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल अजरक है। ओके, ये चीज़ पता नहीं थी मुझे। बहुत ये इनफैक्ट मेरा वन ऑफ दी USP, आप ये मान लीजिए यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन यही है कि मैं केमिकल में डील नहीं करती हूँ
और केमिकल के से ये महंगा क्यों है, जस्टिफाई मैं पूरे उसके साथ देती हूँ, क्योंकि ये आम आदमी को नहीं पता होता है, वो उसको सिर्फ टच और फील से मतलब है। ये मेरा फ़र्ज़ है ये उनको कि आप बताना, एजुकेट करो लोगों मैं एजुकेट करूं। और उससे भी बड़ी बात है, आप मान के चलिए अगर मेरे 60% क्लाइंटेल इंडियन है, 40% मेरा NRI है, और उनको अपने कल्चर से वाकिफ़ कराना और उनको ये बताना कि आप जो ले जा रहे हो उसके पीछे बहुत, तीनों के पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, अपने आप में एक बहुत मज़ेदार चीज़ है। आपको एक प्राउड फील होता है, एक प्राइड आता है कि मेरा प्रोडक्ट जर्मनी जा रहा है, मेरा प्रोडक्ट एक इंग्लिश वुमेन में भी जाके लंदन में फ्लॉन्ट कर रही हैं, एंड देन उनके पीछे मैं प्रॉपर पूरी हिस्ट्री लिख के देती हूँ। क्या हिस्ट्री है पीछे? अजरक से शुरू करें। हाँ, सबका फेवरेट है अजरक, ऑल ईयर राउंड है अजरक, और सस्टेनेबल फैब्रिक है अजरक, नेचुरल कलर से बना है अजरक। तो अजरक के लिए मैं एक लाइन कहना चाहूँगी कि जिसके कलर के हल्के या रंग के हल्के हल्के होने का ना हो अनुभव, जो समेटे अपने आप में पूरा आसमान, वो है अजरक। कहते हैं सिंध के राजा को हर रोज़ नई चादर की शौक था। उसका ये कहना था, जो आज बिछता वो कल नहीं दिखता। उसको एक दिन ऐसा हुआ कि उसने बोला, इस चादर को आज के लिए रख। वहाँ से आया अजरक। वाओ, ठीक है। फिर उसके बाद संस्कृत में इसका मतलब है जो कभी हल्का ना पड़े, और हल्का पड़ेगा भी क्यों, पूरे 21 दिनों की मेहनत है, 16 प्रोसेसेस से होके आ रहा है। आसमान से लेकर ज़िंदगी के अंधेरेपन से लेकर ज़िंदगी के ब्राइट डेज को सबको अपने आप में समाता है। सूरज की रोशनी से लेकर काउडंग और घर की किचन में यूज़ होने वाली हल्दी, अनार के छिलके, इमली के बीज, जब ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है तो उसका कलर हल्का कभी भी नहीं पड़ेगा। तो अजरक के पीछे की ये कहानी है। वो आपको भी नहीं हल्का होने देगा और खुद भी नहीं हल्का होगा। क्या बात है। ये अजरक की कहानी है। फुलकारी की कहानी शुरू होती है पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों से, पूरे गांव से होती है, और ये अकेला एक आर्ट फॉर्म है जो ग्रामीण महिलाओं ने शुरू किया है, और आज भी वहाँ की ग्रामीण महिलाएं इसको जिंदा रख रही हैं। इसके पीछे की क्या कहानी है? खद्दर पे सबसे पहले अजरक बनता था, आज भी। तो पंजाब में लड़की का जन्म होना मतलब एक खुशी का मौका है, क्योंकि वो एक नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ाने वाली वो पैदा हुई है घर में। तो जब वो माँ कंसीव करती है तो उसकी दादी माँ और माँ, हम किसी को सबसे ज़्यादा अच्छा गिफ्ट क्या दे सकते हैं? अपने दिल से बनी हुई कोई चीज़। माँ को अच्छा लगता है, क्या बोलते हैं, हाथ से खाना बना दूँ ना। एक माँ जो अपने उसमें कंसीव करे हुए वो कि मैं इसको क्या दे सकती हूँ, तो वो कसीदे मतलब एम्ब्रॉयडरी काम शुरू करती है कि जब ये पैदा होगी तो मैं इसको, तो वो पैदा होने पर, और उसका यही दहेज के साथ उसके सामान में जाता है फुलकारी मतलब फूलों की कारीगरी। तो ये सिंबोलिज्म है कि आप खुशियाँ, सेलिब्रेशन का प्रतीक है ये। और टोटली एक ऐसा इकोसिस्टम में ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे विमेनहुड को सेलिब्रेट करता है, वुमेन होने को सेलिब्रेट करता है, वुमेन के किसी और घर पे जाके अपने कंट्रीब्यूशन को देने को सेलिब्रेट करता है। घर में मेल का भी जन्म देती है ना, उसको भी पहले फुलकारी उड़ाया जाता है। तो आप सोचिए इसकी कितनी खूबसूरती है। क्या हम ये कहानी बता पाएँ अपने नेक्स्ट जनरेशन को? बिल्कुल नहीं पता थी, है ना। अब आते हैं चिकनकारी में। चिकनकारी शब्द है, टर्किश वर्ड है चिक, जिसका मतलब है जाली जिसमें से हवा और रोशनी गुजर सके। वाह। जब नूरजहां आई तो वो चाहती थी कि इंडिया की फीमेल भी इंडिपेंडेंट हो, तो उन्होंने गिफ्ट दिया उनको। और आप ये मान के चलिए कितने सदी के बाद भी आज भी उनकी दी हुई विरासत को, उनके दिए हुए तोहफे को लखनऊ की हर गली में औरतें करके अपना गुजारा कर रही हैं, घर पाल रही हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ा रही हैं। इससे बड़ा गिफ्ट कोई और किसको क्या देगा? ये है चिकनकारी। मसलिन पर, मोडाल पर, कॉटन पर, जो कपड़ा आपको पसंद है सब पर कहते हैं कि चिकनकारी का
जो उठ के जो आता है चिकनकारी, वो वाइट ऑन वाइट, सफ़ेद पर सफ़ेद धागे का काम, वो चिकनकारी मतलब आता है। पर चिकनकारी में इतना दम है कि 3 लाख से ज़्यादा रोज़गार दे रहा है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी धरोहर को हमें संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना मेहनत है उसमें कि कभी ना कभी तो हमारी भी हिम्मत टूटेगी। नहीं करते हैं, उतने तो दाम नहीं मिल रहे हैं ना। और दाम देने से पहले क्वेश्चन किया जाता है मशीन की बनी हुई चीज़ों के साथ, क्या दोनों चीज़ें कंपैरेबल है? हमें भी सोचने की ज़रूरत है। हम जो चीज़ खरीद रहे हैं, हम बोलते हैं यू नो वोकल फॉर लोकल, तो फिर ये क्यों नहीं? इसमें क्या कमी है? आपको उसको कलर के हिसाब से वेस्टर्नाइज टच दे दीजिए। लड़कियों को स्पेगेटी पहनने का शौक है, स्पेगेटी के फॉर्म में अवेलेबल हैं। शर्ट्स पहनने का शौक है, मैं कॉर्पोरेट के लोगों के लिए शर्ट्स बनवाती हूँ। कॉलेज गोइंग बच्चों ने मेरे से स्पेगेटी वाले कुर्ते बनवाए हैं। वर्किंग लेडीज़ के लिए जैसे मैं पहन के बैठी हूँ, मैं वो बनाती हूँ। दुख सुख में पहनने के लिए चिकनकारी की एकदम वाइट साड़ी मेरे पास, आई एम ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम शॉर्ट इन सप्लाई। ऐसे इसी तरीके ये कहानियाँ कहीं ना कहीं पहुँचनी चाहिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई कहे मतलब ये नहीं, कहानी है पर किसी तक पहुँचे नहीं तो उस कहानी का क्या मतलब? आप सोचिए कितनी सुंदर कहानी है, इसको हमारे पहुँचाना। मेरे को लगता है कि मैं बहुत प्रिविलेज हूँ कि मैंने वो फील्ड चूज़ करा है। मेरे को थोपा नहीं गया है, मैंने चूज़ करा है कि मैं फ्यूचर जनरेशन से इस कला के थ्रू बात कर सकती हूँ और एट द सेम टाइम पास्ट के जनरेशन को थैंक यू बोल सकती हूँ कि ये हमारे लिए आपने बचाए रखा। awesome. है ना? तो कितना इम्पोर्टेंट कड़ी मैं खेल रही हूँ। मैं इस काम को मतलब कैसे हिम्मत छोड़ूं या पैशन को जाने दूं? मैं नहीं जाने दे सकती। You have found your why. एब्सोल्युटली। जो नौकरी मेरे को 10 साल में नहीं दे पाई, इसने मेरे को 6 महीने में दे दिया था। मैं एक क्या कहते हैं, जहाँ पे भैंसें रहती हैं, उस तबेले के बाहर खड़े होकर मैं दरवाज़ा नॉक करती थी जब मैं सीखने जाती थी कि क्या यहाँ पे चिकनकारी बनता है, क्या बखिया क्या होता है, घास पट्टी क्या होता है, कोई मेरे को सिखाएगा। और मैं बैठ के उनके साथ उनके साथ बैठ के सीखती थी कि बताओ मेरे को होता क्या है। और वो सेटिस्फैक्शन, यकीन मानिए मुझे, ली मेरिडियन का वो बीच के बाहर कॉर्पोरेट लाइफ में एंजॉय करना वो एक तरफ है, और ये वाला जो एक्सपीरियंस है वो एक तरफ है। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू डू, दिस इज़ व्हाट आई फील। जब मैं एक फॉरेनर से बात करती हूँ तो मैं अपने इंडियन ट्रेडिशन के बारे में बात करती हूँ, सिर्फ चिकनकारी, फुलकारी, अजरक के साथ अपने कल्चर को भी बताती हूँ। आप इंडिया में आए हैं, आपका स्वागत है। आपके पास इतने कम पैसे हैं, कैश आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप रखिए, बट जाके इस कला के बारे में जिक्र करिएगा, इंडिया के बारे में जिक्र करिएगा, फिक्र करिएगा। आई थिंक माई जॉब इज़ डन। फैंटास्टिक। अच्छा, मुझे एक बात बताइए सुजाता जी कि आपके क्लाइंट्स, आपने बोला इंडिया के भी हैं, फॉरेन के, तो कोई ऐसा क्लाइंट जिसकी फीडबैक आपको याद रह गई हो हमेशा के लिए? 2 हैं, 2 एज फार एज माई मेमोरी। एक 60 ईयर्स की दादी आई थी मेरे पास, कहीं पे मैं एग्जीबिशन पे थी, तो वो मेरे को ढूंढते हुए आई और उन्होंने बोला कि मेरे को फुलकारी चाहिए। तो फिर मैंने काफ़ी देर तक बात करी। मैंने बोला दादी आपको किस लिए फुलकारी चाहिए? तो उन्होंने बोला मैं अपने होने वाली पोते की बहू को मैं गिफ्ट करना चाहती हूँ फुलकारी। तो फिर मैंने उनको फुलकारी दी और बदले में उन्होंने मेरे को शगन का लिफाफा दिया। ओह वाह। और बोला बेटा तू बहुत तरक्की कर, और जो मेरे को चाहिए था वो मेरे को मिला। आई थिंक उस दिन मैंने फुलकारी नहीं बेचा था, उस दिन मैंने आशीर्वाद कमाया था। मैंने पैर छुआ और मैंने बोला बस आप मेरे सिर पे हाथ रख दीजिए, और मेरे लिए आई थिंक मैं सफल हो गई हूँ। उससे ज़्यादा क्या कमाऊँगी। एक और इंसिडेंट यहीं अहमदाबाद का है। एक NRI आई मेरे पास, उन्होंने जो है काफ़ी सारी शॉपिंग करी, अपने अंग्रेज़ दोस्तों के लिए भी ख़रीदा, अपने लिए भी ख़रीदा, अपने बच्चों के लिए भी ख़रीदा। और जब वो जाने लगी तो मैंने और उन्होंने सेम पहना हुआ था, तो जाने लगी तो उन्होंने अपने कपड़े मेरे को दे दिए, बोला बेटा ये इसको पैक कर दे, मैं इन्हीं कपड़ों में बाहर जाना चाहूँगी, दे आर जस्ट सो ब्यूटिफुल। आई थिंक ये वन ऑफ द फ्यू हैं। ऐसे मेरे पास
बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं जिसमें भी कभी लो हो भी जाऊं, बाय नेचर मेरे मतलब बाय डिफ़ॉल्ट मेरे डीएनए में लो होना नहीं है, पर इंसान हूँ, कभी हो भी जाती हूँ. तो व्हेन आई रिकॉल दीज मोमेंट्स विद माय कस्टमर, तो मेरे को लगता है कि यार मैं कुछ ना कुछ तो सही कर रही हूँ ना कुछ ना कुछ तो सही कर रही हूँ. लोगों की ऐसे ब्लेसिंग, खाली हाथ नहीं जाएंगे. कुछ कस्टमर ऐसे हैं तेरे पास आए बेटा खाली हाथ नहीं जाएंगे, क्या लेके जाएं. कोई ऐसा वियर्ड एक्सपीरियंस हुआ कस्टमर्स के साथ? कस्टमर के साथ वियर्ड एक्सपीरियंस नहीं. हम एक मेल डोमिनेंट वर्ल्ड में कर रहे हैं. नॉर्मली एक माइंडसेट रहता है कि अगर मैं कहीं पे खड़े होके एग्जीबिशन कर रही हूँ या मेरी हेल्पर साथ में नहीं है फॉर अ वाइल, तो एक माइंडसेट लोगों का रहता है कि मे बी शी इज़ इन नीड. सो वन ऑफ द जेंटलमैन हु वाज नॉट सो जेंटल disrespected me, and then he wanted to buy something. So I folded my hands and I said, I would not like to repeat those words. I folded my hands and I said, आपको मैं ये सामान नहीं देना चाहूँगी, मेरे को माफ़ कीजिएगा, मैं बेचने के लिए बैठी हूँ, पर इस निरादर के साथ मैं आपको ये सामान नहीं दूँगी. वाह. मैंने नहीं दिया और मैंने हाथ जोड़ के बोला कि आप ये वाला रास्ता भूल जाइएगा. Even if we are selling, we are not selling ourselves. We are selling our product. You deserve respect. you cannot judge a person on the basis of the place or the आप ऐसे किसी को जज नहीं कर सकते हो. and probably you might not know what I have my background कैसा है मेरा. बैकग्राउंड हो तो भी आप किसी को नहीं हो डिसरिस्पेक्ट तो नहीं भी. कर सकते. नहीं, I don't give that right to anybody. Nobody gives. Disrespect किसी का भी नहीं होना चाहिए. एक और बात हुआ था in one of the occasion, some customer said something disrespectfully to my helper. So I was little far off. So I said कि नहीं जी. She was requesting. I said no, it's over. So होता है. This was a female, but I said it's okay. क्या होगा maximum? It is not the end of the world. It's इसके लिए okay. नहीं बैठे ना, इसके लिए नहीं Exactly. So I said let it go. It's done. होता है, काम घर से बाहर निकले हैं तो छाँव तो नहीं मिलेगा, थोड़ा सा धूप भी आएगी. ट्रू, वेरी ट्रू. सो आपने मुझे इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी स्टोरी सुनाई. आप मुझे बात बताइए, अगर अजरक एक बॉलीवुड स्टार होता तो कौन सा होता? बॉलीवुड स्टार नहीं, अजरक सब जिन पर सबसे ज़्यादा जचा है, कहते हैं इंदिरा गांधी अजरक पहनती थी. अरे वाह. इंदिरा गांधी का फेवरेट अजरक था. उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है कि जो इंदिरा गांधी, आज की डेट में अजरक काफ़ी कॉमन हो गया. बहुत सेलिब्रिटी उसे एज अ प्रोफेशनल वेयर में आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो दिखाई देगा, पर इंदिरा गांधी को अजरक बहुत पसंद था. और फुलकारी? फुलकारी को मैं किसी एक्टर के साथ नहीं एसोसिएट करूँगी. फुलकारी को मैं ऐसे एक स्टोरी टेलर के साथ एसोसिएट करूँगी, चाहे वो बॉलीवुड से हो चाहे आम जिंदगी के हो. वो बोल्ड है, करेजियस है, वाइब्रेंट है, फुल ऑफ लाइफ है. जो भी इंसान इन फुल ऑफ लाइफ है, वाइब्रेंट है, बोल्ड है, वो फुलकारी से एसोसिएट हो सकता है. उसके लिए मेरे को किसी सेलिब्रिटी की नाम लूँ उसकी ज़रूरत नहीं है. हम आम भी हो सकते हैं, आम इंसान भी हो सकता है. अभी एक सीरियल आया है नेटफ्लिक्स पे, उसमें चिकनकारी बहुत पहना है. हीरा मंडी. हाँ, हीरा मंडी, यही वाला वाइट. हाँ. यही वाला वाइट. तो चिकनकारी को मैं आलिया भट्ट के साथ एसोसिएट करना चाहूँगी. हाँ, तो क्या चिकनकारी वो कल्चर, लखनऊ का वो जो कल्चर है, हीरा मंडी कल्चर, उसको रिप्रेजेंट करता है या रॉयल कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, या क्या? मतलब एक्चुअली चिकनकारी सुनते ही क्या आपके मन में आता है? चिकनकारी सुनते ही जो नॉर्मल लोगों के दिमाग में आता है, ये सोफिस्टिकेशन है, ये नज़ाकत है. हाँ. ये इटर्नली ब्यूटीफुल चीज़ है. हाँ. इसको कैरी करने के लिए भी, अगर मतलब कैरी कोई भी कर सकता है, कोई भी करे, एक टॉम बॉय भी उसको पहन लेगी तो भी जो एलिगेंस होता है ना, खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है. जो चिकनकारी पहनेगा ना, नज़ाकत उसमें अपने आप ही आ जाएगा. क्या बात, क्या बात, क्या बात. सो सुजाता जी, आपको नहीं लगता कि हमारा जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का कंट्रीब्यूशन है फाइनेंस में, जीडीपी में इस कंट्री की,
कुछ कम है और थोड़ा सा बढ़ना चाहिए? रफ एस्टिमेशन ये कहता है कि विमेन एंटरप्रेन्योर 14% ही टोटल एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी से 14% ही विमेन एंटरप्रेन्योर हैं। क्या बात कर रहे हो, शॉकिंग। जस्ट 14%, ये तो उससे भी कम है जितना गवर्नमेंट में लोअर हाउस और अपर हाउस में 33% का रिजर्वेशन होता है ना, उससे भी 14% में। आई थिंक इस परसेंटेज को हमें, ये नेग्लिजिबल परसेंटेज है, आप यकीन मानिए इतनी बड़ी संख्या के उसमें ये 14% सेल्फ एम्प्लॉयड होना विमेन का बहुत कम परसेंटेज है। और हम सबको, मुझको, आपको या हमारी अगली जनरेशन को, मेरे को और आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करें। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि हम ऐसा माइंड सोच डालें कि वो किसी और के लिए काम ना करके अपने लिए करें। जब हम अपने लिए काम करते हैं ना, तो हम 4 लोगों के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। और उसी हिसाब से अगर आप देखोगे तो इंडिया के जीडीपी कंट्रीब्यूशन में फीमेल एंटरप्रेन्योर का अगर आप देखोगे तो वो रेशियो भी बहुत कम जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि हम सबको आगे आने की, घर से निकलने की और छोटा सा रिस्क लेने की ज़रूरत है। और रिस्क में कुछ नहीं होना है। तो हमारा फ्यूचर, देश का फ्यूचर, हमारा फ्यूचर इसी चीज़ से डिफाइंड होगा कि हम इकोनॉमिकली कितने इंडिपेंडेंट हैं। मैंने जॉब भी किया है, पर मैं उसको इंडिपेंडेंस नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम पे अपने टाइम से काम नहीं कर रही हूँ, अपने टाइम के हिसाब से बच्चे को अपब्रिंगिंग नहीं दे पा रही हूँ, या मैं वो दिमाग का, हम क्रिएटिव फैकल्टी हैं। ह्यूमन बींग्स आर फर्टाइल बींग है, फर्टाइल इन एवरी सेंस। जब वो किसी बच्चे को जन्म दे सकती है तो किसी धंधे को जन्म नहीं दे सकती है। क्या बात बोली आज आपने। तो आई थिंक हम सबको आगे आने की ज़रूरत है, अपना इकोनॉमी में परसेंटेज को बढ़ाने की ज़रूरत है। छोटा ही सही, ये मत सोचिए कि क्या कर पाएंगे। छोटा सा वो समंदर में या नदी में पत्थर फेंकते हैं तो एक रिपल इफेक्ट आता है ना, एटलीस्ट उतना रिपल इफेक्ट तो आना चाहिए। हम पावर में कम नहीं है, मल्टीटास्किंग है, हम क्रिएटिविटी लेवल कम नहीं है, फिर कहाँ रह रहे हैं? सिर्फ हम यहाँ से रह रहे हैं। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा ब्रॉडन होंगे। जिस दिन यहाँ से ब्रॉडन होंगे फिर हमें पैसे ऐसे नहीं करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। क्या बात है। अच्छा सुजाता जी, जो आपने बोला कि हम सबको आगे आने की ज़रूरत है, तो इसी में आपने ई-कॉमर्स सिखाया था, फेसबुक एड्स चलाना वगैरह सिखाया था हमारी वडोदरा की मीटिंग में। वो काफ़ी इफ़ेक्टिव था, काफ़ी अच्छा था, लोगों ने बहुत सराहा था। तो आप जैसे लोग जब आगे आते हैं, वुमेन को सिखाते हैं, मतलब उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देते हैं, तो काफ़ी वुमेन जो घर में रुक जाती है ना, आई मीन शायद काफ़ी कारणों से, जैसे कि उनको डर लगता है कि लॉस नहीं हो जाए, उनको डर लगता है कि लोग क्या बोलेंगे, ऐसे काफ़ी सारे कारण होते हैं। तो जब आप जैसे लोग उनको सपोर्ट करते हैं तो वो शायद उन कारणों से लड़ पाए। वो भी है। और दूसरा देखो, मैं उन विमेन को तभी सिखा पाई या उनसे बात कर पाई जब वो अपने घर से निकल के उस प्लेटफॉर्म तक आई। मैं उनके घर तक नहीं गई। हाँ। आप वो सोचो कि वो आई, उनमें सीखने की जिज्ञासा थी, या किसी ने आपने प्लेटफॉर्म उनको दिया, वो सीखना चाहती थी, तो वो संभव हो पाया। तभी मैं कहती हूँ कि मुट्ठी में हमारे आसमान सारा, जब भी खुलेगी तो चमकेगा तारा ना। तो मुट्ठी हम नहीं खोलेंगे तो शेर के मुंह में खाना खुद नहीं जाता है, उसको भी शिकार करना पड़ता है। बैठा रहेगा अपने डेन में और बोलेगा शिकार आएगा, मैं खा लूंगा और मेरा डिनर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो शेर को भी शिकार के लिए बाहर जाना पड़ता है, आपको भी बाहर निकलना पड़ेगा, रास्ता मिल जाएगा, ढूंढ लेंगे रास्ता, कोई ना कोई साथ देने वाला मिल जाएगा, आगे का रास्ता वहाँ से दिख जाएगा। निकलिए घर से बाहर। थैंक यू सो मच सुजाता जी हमारे साथ पॉडकास्ट करने के लिए, क्योंकि आपके साथ बात करके मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिला, जानने मिला, इतनी प्यारी प्यारी स्टोरीज जानने मिली। तो आई एम रियली डिलाइटेड टू टॉक टू यू टुडे। आई होप हमारे व्यूअर्स को भी उतना ही मज़ा आया हो जितना मुझे आया। आप प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।